हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सोलोमन आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था काहो विलेज को लेकर के, तो काहो विलेज को अगर हम मैप में व्यू करें तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जहां पर हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट लोकेटेड है, उनके बॉर्डर एरिया में लोकेटेड है काहो विलेज। 1962 में जब चाइनीज एग्रेशन देखने को मिला था इंडिया के खिलाफ में, तब काहो विलेज के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की काफ़ी ज़्यादा हेल्प एंड असिस्टेंस की थी। इसीलिए 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में अरुणाचल प्रदेश ने ये डिसाइड किया है कि हम काहो विलेज को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करेंगे। ये जो काहो विलेज है वो लोहित रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। ओके, यहाँ पर जो मेन कम्युनिटी जो रहती है वो मेयोर कम्युनिटी से यहाँ के जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं, मेयोर कम्युनिटी। अब लोहित रिवर की हम बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एक इम्पोर्टेंट रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो होती है, तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है लोहित रिवर। लोहित रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत वाले रीजन से, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करके लास्ट में जो आसाम का जो प्लेन एरिया है वहाँ पर एंटर करके ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो जाती है। ओके, तो ये काहो जो विलेज है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। आप सभी को पता है फेब लास्ट से यहाँ पर रशिया ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था यूक्रेन पर, और उसके बाद में रेगुलर जो क्लैश है वो रेगुलर बना हुआ है। ओके, तो इन सारे इंसिडेंट्स को लेकर के G7 जो कंट्रीज़ के लीडर्स हैं उन्होंने ऑनलाइन टॉक की है आपस में। इसके अलावा यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है उनके साथ में भी डिस्कशन किया है कि किस तरीके से रशिया को काउंटर किया जा सकता है। तो G7 जो लीडर्स हैं कंट्रीज़ के, उन्होंने डिसाइड किया है कि रशियन ऑयल को हम एक तरीके से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, और जब रशियन ऑयल, रशिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट की अवेलेबिलिटी नहीं होएगी तो उनकी इकोनॉमी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा शैटर होएगी। और ये जो इशू चल रहा है, वॉर जो चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसको शांत करने में, इसको पीस और स्टेबिलिटी लाने में ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है G7 कंट्रीज़। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, इसको ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जानते हैं। इसमें 2014 से पहले रशिया भी इसका पार्ट था, जिसको G8 कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता था, इन 8 कंट्रीज़ को। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया यूक्रेन के पार्ट को, उसके बाद में G7 कंट्रीज़ ने रशिया को इससे बाहर कर दिया, और जो G8 ग्रुप जो था उसको G7 के नाम से फिर से जाना जाने लगा। ग्रुप ऑफ 7 एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फॉर्म है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस शामिल हैं। सबसे पहले अगर हम इसके बेसिक की बात करें तो 1973 में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक साथ मिलकर के कुछ डिस्कशन किया था। तो G7 जो ग्रुप है वो एक फॉर्मल ग्रुप, हाई प्रोफाइल ग्रुप बनकर के सामने आया, और IMF के जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, मींस वर्ल्ड का लार्जेस्ट IMF एडवांस्ड इकोनॉमी जो हैं, जो वेल्दिएस्ट लिबरल डेमोक्रेसी जो हैं, वो इन ग्रुप्स के मेंबर हैं। मतलब G7 कंट्रीज़ जो हैं वो मैक्सिमम अगर हम देखें तो वेल्दिएस्ट कंट्री के रूप में, वेल्दिएस्ट नेशन के रूप में पूरे वर्ल्ड में सामने आते हैं। ओके, यहाँ पर मैप के थ्रू आप देख सकते हो कि यूरोपियन कंट्रीज़ इसमें शामिल है। एशियन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो जापान इसमें इंक्लूडेड है, और यहाँ पर जो अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके कनाडा और US जो हैं वो G7 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर के इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। उसी सिटीजनशिप के बेसिस पर यहाँ पर कुछ इशू सामने आए हैं। हमारे इंडिया में पाकिस्तान से बहुत सारी हिंदू फैमिलीज जाकर के राजस्थान का जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर रहने लग गए थे, लेकिन अब कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आए हैं कि जो पाकिस्तानी हिंदूज़ जो इंडिया में आए थे वो वापस से इंडिया को छोड़ करके वापस पाकिस्तान जा चुके हैं, और इसमें लगभग 800 पाकिस्तानी शामिल हैं, क्योंकि सिटीजनशिप
जो उनको देने वाले थे इंडिया में, उसमें जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रही है। और ये स्टेटमेंट पास किए हैं सीमांत लोक संगठन ने। सीमांत लोक संगठन ने 2021 में जो नेबरिंग कंट्रीज़ में वापस जो लोग रिटर्न हुए हैं उनको लेकर के ये स्टेटमेंट जारी किया है। ये जो सीमांत लोक संगठन जो है वो पाकिस्तानी माइनॉरिटी माइग्रेंट्स जो इंडिया में आते हैं उनके राइट्स के लिए एडवोकेट करता है, मतलब उन लोगों को किस तरीके से राइट्स उनके अवेल करवाए जाएं इसके लिए काम करता है। ओके, अब यहाँ पर इंडिया से ये लोग वापस गए तो पाकिस्तान जो है इन लोगों को एक तरीके से अपनी स्टेटमेंट जारी करवा रहा है इनसे। इस तरीके का जो बातें हैं वो इस संगठन ने बताई हैं कि इस तरीके की स्टेटमेंट जारी करवा रहा है इंडिया के लिए मिसट्रस्ट क्रिएट करने के लिए कि इंडिया में जो भी इशू हुआ, जिस काम के लिए, जिस सिटीजनशिप को अवेल करने के लिए वो लोग वहाँ पर गए थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तो हर्डल्स आई, दूसरा मिसट्रीट भी उन लोगों के साथ में किया गया। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पाकिस्तानी हिंदू इंडिया में आए थे उनका जो पासपोर्ट जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो एक तरीके से एक्सपायर्ड हो गया था तो उसको दोबारा से रिन्यू करवाने के लिए इंडिया ने इस बात को बोला कि आपको दोबारा से इसको रिन्यू करवाना होगा। इसको लेकर के उनको कम से कम पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में उनको जाना पड़ा। वहाँ पर लगभग उनके 1 लाख रुपए तक उसमें खर्च हो रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि मान लो एक फैमिली में 10 मेंबर हैं तो कम से कम उनके 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे जो पासपोर्ट है तो उसको दोबारा से रिन्यू करवाने के लिए। यहाँ पर मेन इशू ये बताया गया है कि जो हिंदूज़ जो हैं या फिर जो भी अदर कम्युनिटीज़ जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में है उस कंट्री में, वहाँ से जो भी लोग यहाँ पर आए, आप सभी को पता है कि कोई अपना कंट्री छोड़ रहा है तो वहाँ पर कुछ हर्डल्स क्रिएट होंगी, तभी तो जाकर के उन्होंने कंट्री छोड़ा। तो वहाँ पर फाइनेंशियल कुछ हर्डल्स उनकी लाइफ में थी और यहाँ पर आकर के भी जो बर्डन है वो और ज़्यादा क्रिएट हुआ है। ये एक जो है वो एक मेजर इशू सामने आया है। अब हम बात कर लेते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड कि सिटीजनशिप को किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो किस तरीके से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस आर्टिकल को आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कर सकते हो और मेंस में भी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप एक किसी भी इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको सिग्निफाई करता है। सिटीजनशिप को देने के, ग्रांट करने के 2 मेजर प्रिंसिपल होते हैं। एक होता है प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर और एक होता है ब्लड टाइज के बेसिस पर। हमारे इंडिया ने प्लेस ऑफ बर्थ को बेसिस बनाया क्योंकि ब्लड टाइज को अगर हम बेसिस बनाते तो हमारे इंडियन इथोस के ये बिल्कुल अगेंस्ट था। इंडिया में सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट के अंडर आता है सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन की जो यूनियन लिस्ट है, और पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन सिटीजनशिप को लेकर के दे रखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 जो आर्टिकल हैं वो सिटीजन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं या सिटीजनशिप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको टैकल करते हैं। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन जो वर्ड है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये जो आर्टिकल है वो सिटीजनशिप को लेकर के एक वेरियस कैटेगरीज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, आप सभी को पता है कि 2 डेट इंपॉर्टेंट हैं। 26 नवंबर 1949 जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया गया था और जो हमारी प्रियम्बल है उसमें भी ये डेट दी हुई है, और 26 जनवरी 1950 को आपको पता है कि क्यों हमने उसको अडोप्ट किया उस डेट को। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे और उसमें सिटीजनशिप के 5, 6, 7, 8, 9 जो आर्टिकल हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो गए थे। 26 जनवरी 1950 का आपको पता होगा क्योंकि 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया था कि 1930 से 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करते हैं और 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद में 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस गेन कर लेता है 15 अगस्त को, और 26 जनवरी का हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसीलिए उस डेट को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए फिर हमने कंप्लीट फुली तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन लॉन्च किया था। मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो आती है 26 जनवरी 1950। ओके, आर्टिकल 11 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्लियामेंट को एक्सट्रीम पावर देता है कि आप जो सिटीजनशिप जो है उसको लेकर के एक्स्ट्रा आपको पावर दी जाती है। तो ये तो हो गई बात सिटीजनशिप से लेकर के। टाइम टू टाइम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसी तरीके का 2018-2019 में भी चेंज देखने को मिला। इस चेंजेस में ये डिसाइड किया गया कि हमारे इंडिया के रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं
जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ जो ग्रुप है, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो है, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन तीनों कंट्रीज से ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर ये इंडिया में आते हैं और 14 दिसंबर 2014 से पहले उन्होंने इंडिया में एंट्री की है, तो उनको एक तरीके से परमिशन दी जाएगी और उनको इंडिया का सिटीजनशिप उनको दे दी जाएगी। बहुत सारे एक्ट्स एंड रेगुलेशन हैं जिनके बेसिस पर हमारे यहाँ पर कुछ प्रोसीजर कंप्लीट किए जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि इन माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स को वो जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी ज़्यादा छूट दी जाएगी। इसकी वजह से हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो बात की गई कि हमारे यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 के बेसिस पर। उस राइट टू इक्वलिटी मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करने की बात की जा रही है। आपने सिर्फ माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर बताया है, हो सकता है वहाँ पर मेजॉरिटीज़ में जो लोग हैं उनको भी कुछ परेशानी हो, तो उनको भी आपको रेगुलर करना चाहिए। सभी को आपको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर यह भी देखा गया कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा इशू हैं कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट जो हैं वहाँ पर एंट्री करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ कि आप इस तरीके से जो इलीगल तरीके से माइग्रेंट्स इंडिया में आए हैं उनको आप लीगल करार दे रहे हो। इससे ना सिर्फ हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन क्रिएट होगा और जो कन्फ्लिक्ट है, जो मेजर इशूज है, वो भी कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसको लेकर के जो CAA बिल जो है जो 2019 में आया था उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। हालांकि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जल्द ही CAA को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो आर्टिकल है लेफ्टिनेंट, यहाँ देखिए, मिस्टर हुड्डा जो हमारे आर्मी में अच्छी पोस्ट पर रहे हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के साथ में जो हमारे रिलेशन है बॉर्डर एरियाज़ में उनको मेंटेन करने में काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया है। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा जो अब रिटायर्ड हैं, उन्होंने बताया है कि इनसे रिलेटेड इनका जो इंटरव्यू है ना वो नेक्स्ट पेजेस पे अच्छे से कंप्लीट दिया हुआ है। तो इसमें कंक्लूजन में अगर हम देखें तो ये डिसाइड किया गया है कि देखो 2013 के बाद में चाइना का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। बॉर्डर एरियाज़ में जो एग्रेशन है वो चाइना का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। 2020 में गालवान वैली में जो इशू हुआ उसको लेकर के इंडिया को ये डिसाइड करना चाहिए कि उससे पहले जिन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन था उन पॉइंट्स के ऊपर इंडिया जो है वो दोबारा आने की कोशिश करे। यहाँ पर मिस्टर हुड्डा ने ये भी बात बोली है कि काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है, लगभग 15 मीटिंग कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के प्रॉब्लम थी उनको लेकर के अभी एक फाइनल जो ड्राफ्ट है, फाइनल जो डिस्कशन है वो सामने नहीं आ सका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 2 पर, और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से और दिल्ली सरकार से एक क्वेश्चनिंग की है। उनसे ये पूछा है, एक पिटीशन फाइल होती है दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो ऑर्फन हुए हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड की सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उनकी एजुकेशन को किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा, इसको लेकर के PIL फाइल हुई थी, पिटीशन फाइल हुई थी। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने क्वेश्चनिंग की है कि आप ऑर्फन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हो। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार ने तो बताया है कि हम क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना जो है जिसके अंडर हम 2 तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, जिसमें 2,500 रुपये की हम मंथली असिस्टेंट और 50,000 की वन टाइम असिस्टेंस इनको दी जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछा है कि आप अपना आंसर दीजिए कि किस तरीके से आप एजुकेशन को रेगुलर, क्योंकि एजुकेशन एक बेसिक राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है, ओके, उसको आप किस तरीके से इंश्योर करोगे, उसको इंश्योरिटी जो है वो डिसाइड करें, और जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है वो आप क्लियर करने की बात कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो देखो, इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो दिल्ली गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में, आप सभी को पता है कि दिल्ली जो है हमारी नेशनल कैपिटल वो है एक UT, और इस UT को किस तरीके से गवर्न करना है, दिल्ली को किस तरीके से गवर्न करना है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को, इसको गवर्न करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं दोबारा से इसको लेकर के जुडिशरी में डिस्कशन हो रहा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि तीसरा और फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड की तरह इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। हालांकि जुडिशरी ने क्लियर किया है कि 5 बेंच जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको डिस्कशन करेगी, और 2018 में जो डिस्कशन हुआ था बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के टाइम टू टाइम डिस्कशन होता रहता है।
तो 2018 में जो डिस्कशन हुआ था, जिनमें जिन पॉइंट्स को नहीं डिस्कस किया गया था उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और जो अदर पॉइंट्स हैं उनको ओपन नहीं करेंगे। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनको लेकर के ये इशू रहता है। अब ये टसल इसलिए देखने को मिल रही है, पहले मैक्सिमम ये होता था कि जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्टीज़ होती थी तो ज़्यादा टसल नहीं होता था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर गवर्न करना स्टार्ट किया है, आप सभी को पता है एक मेजोरिटी के रूप में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सीट गेन की थी और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर ये बोलना है कि हमारे पास में लेजिस्लेटिव पावर है लेकिन हमारे पास में एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। ये तो आपको पता ही है कि बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें हम पुलिस की बात करें, पब्लिक ऑर्डर की बात करें, लॉ की बात करें, लैंड जो एरिया है उसकी अगर हम बात करें तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो लॉ है, यहाँ देखो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इनके ऊपर जो दिल्ली असेंबली जो है वो लॉ नहीं बना सकती है। इसके अलावा जो अदर लिस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब्जेक्ट है, उनके ऊपर लॉ बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का ये भी बोलना है कि एलजी को यहाँ पर इतनी एक्सट्रीम पावर दे रखी है कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी वायलेटिव किया जाता है। तो जो भी पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, उन सभी के ऊपर जुडिशरी अपनी तरफ से क्लेरिफाइड करे। हालांकि जुडिशरी ने टाइम टू टाइम इसको लेकर के क्लेरिफाई भी किया है कि जब एलजी को एक्सट्रीम पावर दी गई थी तब भी जुडिशरी ने ये बात बोली थी कि ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली मैटर्स को लेकर के कि हम चले जाएं या नहीं चले जाएं, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लें या नहीं कर लें, इस तरीके के डेली मैटर्स को लेकर के एलजी से अप्रूवल नहीं लेना है। क्योंकि एलजी जो है आप सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, लेकिन एड एंड एडवाइस जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग करता है। तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्टेड जोन है एलजी की जो पोस्ट है, तो उसको किस तरीके से एक सहूलियत बेसिस पर जो दिल्ली की प्रोग्रेस के लिए काम कर सके ये पोस्ट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इशू है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि कोविड की वजह से चाइना में जो भी गेम्स होने वाले हैं उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एशियाड जो है हो सकता है वो भी नेक्स्ट टाइम जो है चाइना में प्रेजेंट टाइम में ये जो इवेंट है इसको भी मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्टिनेंटल इवेंट जो है, जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर चाइना का जो होंगजू जो है वहाँ पर एशियन गेम्स जो हैं वो होने वाले थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए और कोविड की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी वहाँ पर प्रिपरेशन है, प्रायोरिटीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा दोबारा से वर्क होगा, एथलीट्स भी अपने आप पर फोकस कर पाएंगे। और कोविड की वजह से आप सभी को पता है कि टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुए थे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी हम देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर के यूज़ को लेकर के। आप सभी को पता है लाउड स्पीकर की अगर हम बात करें तो जो हमारा एयर पोल्यूशन एक्ट है, ओके, साउंड पोल्यूशन जो है उसके बेसिस पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में गाइडलाइंस दी थी कि इसके बेसिस पर जो साउंड की जो अलग अलग एरिया को लेकर के अलग अलग गाइडलाइन दी थी कि इसके ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि ये जो चेंज देखने को मिला है वो सऊदी अरेबिया से लगभग स्टार्ट हुआ था और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडियन इस्लाम जो है उसके लिए भी एम्ब्रेस कर रहा है। ओके, तो चेंज जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कन्फ्लिक्टेड जोन में ना ले जा करके एक बैलेंस और कोऑपरेशन मोड में ले जा करके काफ़ी अच्छे से उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर है और यहाँ पर पहले तो सबसे पहले कुछ डाटा दे रखे हैं। इन डाटा में ये चीज़ें शो हुई हैं कि गैस के जो प्राइजेज़ हैं, एलपीजी सिलेंडर के जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये जो बढ़ने के जो प्राइजेज़ जो राइज हो रही हैं उनका मेजर रीजन दो रीज़न है। एक तो देखो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहा है एलपीजी गैसेस के जो प्राइजेस हैं उनमें। दूसरा रीज़न ये है कि एलपीजी सब्सिडी जो दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक फॉल देखने को मिला है। इसकी वजह से भी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने अपने डाटा पब्लिश किए हैं और उसमें बताया गया है कि 60% तक हाउस होल्ड जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं, क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक डाटा और है जिसमें ये बताया गया है कि देखो वैसे एलपीजी कनेक्शन अगर हम बात करें तो 99.8% लोगों के पास है, लेकिन सब्सिडी नहीं दी जा रही और हाई प्राइजेस हो गए हैं सिलेंडर के। इसकी वजह से बहुत कम लोग जो हैं उसका यूज़ कर रहे हैं। ओके, रूरल एरियाज़ में अगर हम देखें तो 45% हाउस होल्ड जो हैं वो क्लीन कुकिंग फ्यूल को ही यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के बताया गया है। राइटर का ये बोलना है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कशन करें तो हमारी जीडीपी का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 1.3 से 1.5% तक 2012 से रेगुलर इतना ही यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रेगुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंक्रीज़ करने की बात कर रही है। ओके वो रेगुलर डिस्कस कर रही हैं कि उनका जो भी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो न्यू टीचिंग पोस्ट जो है उनको क्रिएट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनके ऊपर कुछ बैन लगा रखा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अलग अलग जो मिनिस्ट्री हैं उनमें कोऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ मेजर पॉइंट्स की बात की गई है कि यूनिवर्सिटीज़ को हमें फंडिंग की ज़रूरत है। अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उनको हाई लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर एक्सीलेंस की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें शामिल करना है, तो हमें यहाँ पर फंडिंग क्रिएट करनी होगी। फंडिंग जब ज़्यादा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट होगा, रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट होगा और जो यूनिवर्सिटीज़ है वो काफ़ी हाई लेवल पर जाएंगी। ऑटोनॉमी की बात की गई है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम हो और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो हाईएस्ट पोस्ट हैं उनके ऊपर ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अपनी यूनिवर्सिटी को डेवलप करने में किस तरीके से वर्क करें। और जो बहुत सारी स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में बहुत सारी टॉलरेंस की रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहती हैं, इनको भी अपीज़ और स्टेबल करने के लिए हमें ज़रूरत है। तो इस तरीके की यहाँ पर वर्क होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट हो। और अगर हम देखें तो एक्सीलेंस बेसिस पर जो एजुकेशन है वो क्वालिटी बेसिस पर होनी चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को क्वालिफाइड मान पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट आया है उसके बारे में बताया गया है। जम्मू एंड कश्मीर का आप सभी को पता है, रंजना देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की पहले जज रह चुकी हैं, उनको लेकर के यहाँ पर डिलिमिटेशन रिपोर्ट बनाने की बात रखी गई थी कि जो भी यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज़ को चेंज करना है, नेम चेंज करना है, बढ़ाना है, घटाना है, ये सब के ऊपर आप डिस्कशन करो। तो जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट रख दी है। 2 साल तक उन्होंने यहाँ पर वर्क किया है। फाइनल जो ड्राफ्ट है उसमें उन्होंने अगर हम बात करें तो जम्मू में 43 सीट्स यहाँ पर कर दी है उन्होंने और कश्मीर में 47 सीट्स। ओके, जम्मू वाले रीजन में 6 सीट उन्होंने असेंबली सीट इंक्रीज़ की है और कश्मीर में 1 सीट इंक्रीज़ की है। सेंटर जो है अब एक डेट फिक्स करेगा, उस डेट को जो भी ऑर्डर पास हुए हैं उनको यहाँ पर रिलीज़ कर देगा। ओके, और फिर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा, उन्होंने बोला है कि उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारे इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, पोलिंग स्टेशन जो है उनको स्टेबल करेंगे और जो नए इलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं उनको रेगुलेट करेंगे। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास होता है 2019 में 5 अगस्त 2019 को। उससे पहले अगर हम देखें तो 2014 में यहाँ पर असेंबली पोल हुए थे। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली पोल कंडक्ट हुए। तो डिलिमिटेशन होता क्या है, डिलिमिटेशन में लोकसभा और असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री है उनको रीड्रॉ करने का प्रोसेस होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट्स के लिए इस काम मतलब एक तरीके से जो हमारे इलेक्शन का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारी कंस्टिट्यूएंसीज जो सीट्स होती हैं उनको रीड्रॉ किया जाता है। ओके, हम जो भी स्टेट और यूटी उसकी डेमोग्राफिक स्टेटस के अकॉर्डिंग ये चेंजेस किए जाते हैं। डिलिमिटेशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन के द्वारा किया जाता है। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इसका जो भी ऑर्डर है उनको लेकर के आप कोर्ट में क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो। हमारे इंडिया में अब तक 1952, 63, 73 और 2002 इनमें डिलिमिटेशन कमीशन जो हैं वो सेटअप किए गए हैं। आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया गया उसके बाद में ये जो जम्मू एंड कश्मीर है उससे पहले अगर हम बात करें 2019 में जब एब्रोगेट किया गया उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर असेंबली सीट जो है उसको डिलिमिट किया जाता था और जो लोकसभा जो सीट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर यहाँ पर गवर्न किया जाता था। अब जम्मू एंड कश्मीर जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसमें बताया गया है कि देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सीट्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि जम्मू में हमने 6 सीट बढ़ा दी हैं, कश्मीर में 1 सीट बढ़ा दी है। टोटल पहले 83 सीट थी, अब हमने 90 कर दी है। दूसरी बात यहाँ पर SC और ST के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ने ये भी बोला है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी 2 सीट जो हैं वो नॉमिनेट होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है। ओके, अब इसको लेकर के अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं यहाँ पर उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया है। 2019 में यहाँ पर असेंबली पोल हुए थे। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली पोल कंडक्ट हुए। 2 साल तक यहाँ पर वर्क किया है।
दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म को देखने को ये भी मिला है कि जो सीट्स हैं उनके नेम चेंज कर दिए हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जहाँ पर पॉपुलेशन कम थी वहाँ पर कम संख्या में ही एक सीट बना दी, जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है वहाँ पर जो अलग अलग सीट बननी चाहिए थी, अलग अलग असेंबली सीट होनी चाहिए थी, वहाँ पर एक सीट रखती है। तो काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले हैं वहाँ पर। जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट रिलीज़ होता है हम अपने अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 9 पर जो आर्टिकल है वो हमारे डाटा को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमें हमारे जो डाटाज हैं उनको किस तरीके से सिक्योर किया जाएगा। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ा, जो डाटा प्राइवेसी है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होने लग गई। हमारे इंडिया में भी कोशिश की जा रही है कि डाटा को गवर्न किया जाए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चनिंग किया गया है कि किस तरीके से हमारे इंडिया में गवर्न किया जाएगा। ओके, तो डाटा should not be the exclusive property of one person or company but a form of social common which needs to be properly redistributed। ओके, तो इसको लेकर के किस तरीके से गवर्न किया जाएगा इसको लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी है। वो BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी सेंटेनरी ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो लॉ फैकल्टी है उनके सेंटेलियन सेलिब्रेशन पर वो स्पीक कर रहे थे। उन्होंने ये बोला कि हमारे इंडिया में जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको लीगल एड अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश अकेले में अगर हम देखें तो 82.4 लाख क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी जुडिशरी पर और जो हमारी जेल्स हैं, जो प्रिजन है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इशू जो हैं वो क्रिएट होते रहते हैं। मतलब बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ देखिए। आप सभी को पता है हमारे प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो कंप्लीट होने वाली है और अभी जुलाई में नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होंगे। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि MP के वोट की जो वैल्यू थी वो इस बार 708 ना होकर के 700 होगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एब्सेंस है। ओके, इसकी वजह से तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड हम फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये हमारे जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी इस आर्टिकल को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, जो MP की वैल्यू की वोट की वैल्यू होती है वो 708 फिक्स है। 1997 से लगभग यही वैल्यू चली आ रही है। और अगर हम देखें तो स्टेट के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पर डिपेंड करती है। मतलब जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पर जो वैल्यू है MLA की वो सबसे ज़्यादा। जैसे उत्तर प्रदेश में 208 वैल्यू है, उत्तराखंड में 64 ही है, यहाँ पर तमिलनाडु में 176 है, केरला में 152 है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ओके, वो आर्टिकल 54 में इसके बारे में बताया हुआ है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई पर्सन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? भारत का इंडियन सिटीजन हो, 35 साल की एज कंप्लीट कर चुका हो, लोअर हाउस का मीन्स हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड वो होना चाहिए। इसके अलावा इसमें MLA और जो MP हैं इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, और यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि वैल्यू निकल जाती है। MLA की वोट की वैल्यू क्या होती है कि उस स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 100 डिवाइड किया जाता है उस स्टेट में जितने MLA हैं और फिर उनको डिवाइड किया जाता है 1000 से। इस तरीके से MLA की वोट की वैल्यू आती है। ओके, और ये जो चीज़ें हैं इसमें बताया गया है कि कैसे क्या किया जाता है कि मान लो, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। मान लो इस बार जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में 5 मेंबर्स खड़े हुए, तो क्या किया जाता है 50% 50+1% जो है जिसको वोट मिलते हैं उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो पहली बार जो भी MP और MLA हैं उनको एक बैलेट पेपर दिया जाता है, उसमें इन 5 मेंबर के नाम लिखे होंगे और जो भी MP MLA उनको वोट देना है उनके आगे प्रेफरेंस देनी होगी। जैसे उन्होंने प्रेफरेंस दे दी 1 2 3 4 5। फिर क्या किया जाता है कि इनकी वोट की काउंटिंग की जाती है। अगर पहली बार इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर दिया किसी पर्सन ने तो उसको डिक्लेयर किया जाता है कि वो प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं होता है तो सबसे पहली राउंड की काउंटिंग में जिसको सबसे कम वोट मिले उसको फिर यहाँ पर निकाल दिया जाता है।
ओके, उस पर्सन को। फिर इसके बाद में इस 5th नंबर के पर्सन को सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं, इस 5th नंबर के पर्सन को जो वोट मिले हैं और जो वोट मिले होंगे उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस तो इनका नाम ही होगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस को तो एलिमिनेट किया जाता है और फिर जो इनके वोट में जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको काउंटिंग की जाती है इन 4 मेंबर्स के लिए। फिर भी अगर ये कोटा कंप्लीट नहीं होता है तो फिर जो सबसे लीस्ट नंबर जिसको मिले हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, फिर इनकी जो थर्ड प्रायोरिटी होती है उसको काउंट किया जाता है। इस तरीके से इस कोटा को कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है और जिस पर्सन को वोट मिलते हैं उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है एज ए इंडियन प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो राखीगढ़ी साइट को लेकर के है। आप सभी को पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट है, हरियाणा में लोकेटेड है। यहाँ पर जो डीएनए सैंपल मिले हैं उनके एनालिसिस को भेजा गया है, जो स्केलेटन यहाँ से मिले हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सभी को पता है, उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से मानते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उनमें से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में को जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि जो पहली साइट जिसका एक्सकवेशन किया गया था वो हड़प्पा साइट है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो ढूंढी हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि हम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। ओके, ये आपको बताना है। और राखीगढ़ी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ सॉरी, ये जो आर्टिकल है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे यहाँ पर एक डिसीजन हुआ है कि हमारे इंडिया के कश्मीरी स्टूडेंट अगर पाकिस्तान में जाकर के MBBS की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, इंडिया में जो टेस्ट लिया जाता है फॉरेन से, अगर हम डिग्री कंप्लीट करके आते हैं तो उसको बैन किया जाएगा। ये बताया गया है कि 2019 के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि 2018 से पहले जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था उनको अलाउ किया जाएगा। ओके, तो ये बैन लगाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी MBBS डिग्री वहाँ पर कंप्लीट कर रहे थे उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो गए हैं। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू का। यहाँ तक आ गए हो, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।